वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग स्पेशली आइडल सेक्शन के जो एग्जाम होने वाला है एमसीक्यू बेस पे उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आपको अकाउंट्स के बारे में ठीक है, थ्योरी के बारे में आपको पता है कि थ्योरी जो है पता है, थ्योरी में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कर लेंगे, लेकिन अकाउंट्स का सबसे बड़ा दिक्कत चल रहा है आप लोग के माइंड में कि अकाउंट्स में तो सारे प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, तो एमसीक्यूज अगर आता भी है पेपर में, एमसीक्यूज देना भी है, तो कैसे एमसीक्यूज आएगा? प्रैक्टिकल सम्स होगा, प्रैक्टिकल सम्स है कि उसका फाइनल आंसर देना हो या क्या रहेगा? तो सारे डाउट अलग क्लियर करने वाले एमसीक्यू बेस पे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, चलो समझ भी जाए कि चलो एमसीक्यू आने वाला अकाउंट से पढ़ना कहां से, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, क्या सारे सम्स पूरा सॉल्व करें या सिर्फ छोटे छोटे सम सॉल्व करें या सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े? तो वो सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं आज आपको पूरे वीडियो में। ट्राई करना कि स्टार्ट टू एंड तक बने रहे, एक भी चीज स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं एंडिंग तक आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं और काफी सारी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी देने वाला हूं। ठीक है, कैसे क्या है देखते हैं हम लोग। चलो, सबसे पहले बात करूंगा कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कितने टॉपिक्स है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा रहेगा, जिन्होंने पढ़ा है पढ़ाई भूल चुके हैं उनके लिए भी, एंड जिन्होंने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, अब तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। इतना भी कर लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। देखते क्या है। चल देखो, आपके पास इतने टॉपिक्स है, लगभग इतने टॉपिक्स है, जो मेन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, लगभग इतने टॉपिक्स है। पहले मैं हर एक टॉपिक एक थोड़ा समरी देता हूं, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, थ्योरी हो, एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, उन सभी के लिए आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीजें हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बेस पे ही कभी भी कोई भी सम या फिर कोई ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर होता है। अगर आप कोई भी देख लो, अगर आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते रहेंगे कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का, तो उसका एमसीक्यू आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। आई थिंक सो मैं करेक्ट बोल रहा हूं, करेक्ट ना? अगर आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते रहेंगे, सारे जो जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल से अपने किए रहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा बायबैक ऑफ शेयर्स की, बायबैक ऑफ शेयर्स का अगर आपको सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते रहेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसका अलग से ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीजों में होता है वही तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके देते हैं आपको। ठीक है, देखते एग्जांपल्स बताऊंगा आज में कैसे क्या है, क्योंकि अभी भी काफी लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो उनके लिए भी हम लोग करने वाले, दोनों सोच समझ के हम लोग करेंगे। फाइन, देखो फर्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? अगर देखा जाए तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालमेशन लगभग लगभग सिमिलर है। समझाता हूं कैसे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में इंटरनली कैपिटल का रिडक्शन किया जाता है, कैपिटल कम करते, शेयर कैपिटल कम करते, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, टोटली आपका जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है आपका, जिसके अंदर हो सकता है कभी कभी आपको बैलेंस शीट बनाना पूछे। ठीक है, सेकेंड है अमालमेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आने के ज्यादा चांस है। सबसे पहला एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपके सामने दिख रहा है, ये देखो, AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 फॉलो करता है। याद रखना, आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये पूछने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या फॉलो करता है? अमालमेशन, या फिर पूछ सकता है अमालमेशन कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। तो अमालमेशन में होता क्या है आपको पता ही होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा रहेगा तो दो या दो से ज्यादा कंपनी जब मर्ज होकर के एक साथ आकर एक न्यू कंपनी स्टार्टअप करता है, उसको बोलते हैं अमालमेशन। उसके अंदर भी 2 से 3 टाइप्स है, वो हम लोग जब मैं अलग से आपको हर चैप्टर वाइज में लाइव लेक्चर लेने वाला हूं। हाँ, बता दो आप लोगों को, मैं ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो है यूट्यूब के लिए। इसके अलावा मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूं हर एक चैप्टर के बेस के लिए, सिर्फ सिंगल पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। ओके, हर चैप्टर का 2 से 3 लेक्चर लूंगा। उस चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं अमालमेशन का लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, तो अमालमेशन का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल चीजें, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन वाले, जो पूछने के ज्यादा चांसेस है पेपर में, वो करवा के दूंगा। मेरे तरफ से आपको खुद नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स जितने होंगे अमालमेशन के अंदर वो भी करवा के दूंगा। ठीक है, वो अलग से लाइव सेशन होने वाला है, कैसे क्या होगा, अगर वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर मुझे मेरा मिल जाएगा। ओके, चलो मैं बात करते हैं अमालमेशन के बारे में, फिर देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, याद करो क्या पढ़ा था अपने बायबैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले तो बायबैक ऑफ शेयर्स मतलब आपको दिमाग में एक चीज आना चाहिए, इक्विटी शेयर्स। हम एज अ कंपनी अपने शेयर होल्डर से
अपना शेयर्स हम लोग वापस बाय बैक कर लेते, खरीद लेते। इसमें से ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, 25% वाला, ठीक है, आपने पढ़ा रहेगा 25% हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी ऑब्जेक्टिव। फिर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म आपका कंपनी में कन्वर्ट होता है, तो अभी आप हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है बताना मुझे, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, एंड विथ मार्च। मान लो इन लोगों ने जनवरी में, 1 जनवरी में पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में कन्वर्ट किया, तो इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर जनवरी के पहले जो प्रॉफिट आया रहेगा ना, ये वाला प्रॉफिट, तभी ये कंपनी क्या था? पार्टनरशिप फॉर्म था। फिर ये पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी में कन्वर्ट हुआ, तो जब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब ये पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट होकर के कंपनी में कन्वर्ट हुआ, तो इसके पहले इस पार्टनरशिप में प्रॉफिट कितना था वो फाइंड आउट कैसे करें, एंड जो एक्सपेंसेस पूरे साल भर का रहेगा उसको कौन से रेशियो में कैसे डिवाइड करना है, वो चीज आपको प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में पढ़ने मिला होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल एज अ फाइनल अकाउंट था, बस कुछ हेड थे और आपको याद रखना था कौन सी चीजें कहां पे जाता है, जैसे म्युनिसिपल टैक्स हो गया, रेंट वगैरह चीजें। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हमेशा हमें हर चैप्टर को एज अ कंपनी सोचना होता है, एज अ फॉर्म सोचना होता है, एज अ बिजनेस सोचना होता है, लेकिन ये एक इकलौता ऐसा चैप्टर है, जिसको आपको एज अ इन्वेस्टर सोचना है। मतलब मैं अगर इन्वेस्टर हूं, मिस्टर सुनील, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं सुनील इन्वेस्टर हूं, तो मैं किसी कंपनी में, जैसे कि अगर मैंने SBI बैंक का शेयर्स मैंने परचेस किया, तो मैं एज अ सुनील क्या करूंगा? SBI बैंक का इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। तो वो कैसे होता है? उसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में आपको वो पूछ सकता है। फिर जो डिविडेंड होता है और राइट इशू, कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, वो सारी चीजें पूछने चांसेस है। इसके वीडियोस यूट्यूब में भी अवेलेबल है, ठीक है, आप जाके सर्च करो, मैंने दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस अवेलेबल है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करवा के दिया हुआ है। ओके, फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, इसका भी 1 मार्क AS 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉलो करता है। इससे ये 14 वैसे 11। FF है क्या? जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे तो चलता है रुपीस और वहां चलता है फॉर एग्जांपल डॉलर। तो रुपीस और डॉलर आपको पता रहेगा मार्केट में हमेशा अप डाउन होता रहता है, ठीक है। तो हमने परचेस कभी और किया, पेमेंट कोई और दिन किया, तो उसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने मिलता है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब गुडविल को कैलकुलेट करने कितने टाइप्स के होते हैं, उसके एडजस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके थोड़े से कम चांसेस है, अगर आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करो तो भी चल जाएगा, लेकिन ठीक है, करोगे तो बेटर रहेगा, फॉर्मूलाज वगैरह। लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं, वर्टिकल फाइनल अकाउंट, शेड्यूल 3 फॉलो करता है, होता है ना, शेयर होल्डर फंड एंड बाकी चीजें, लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका सिर्फ चैप्टर का समरी मैंने बताया हुआ है, चैप्टर में मीनिंग क्या होता है, ये सब अगर मैं पढ़ा रहेगा ना तो ही चीजें समझा रहेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा आपको समझने के लिए। अच्छा चलो सर, चैप्टर्स तो बता दें, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेस ना इस वक्त आपको ये है कि हम लोग जो स्टडी करें कहां से करें, क्योंकि रेगुलर वालों के पास तो सारे मटेरियल होते हैं, टेक्स्ट बुक होते हैं, लेकिन आइडल के पास ऐसा सर कुछ भी नहीं है। रॉन्ग, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। देखो सिंपल सा थिंग है, एक बात समझ लो पहले कि रेगुलर हो या आइडल हो, दोनों के जो पोर्शन होता है ना, खाली वो अलग होता है, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम होता है। जैसे कि जितने चैप्टर दिख रहे हैं ना, अगर ये चैप्टर आपको कहीं पर भी मिल रहा है, रेगुलर हो या आइडल हो, उसके पीछे जितने ऑब्जेक्टिव दिए वो सबके सब आपके लिए हेल्पफुल है। यस, वो सबके सब हेल्पफुल है। मैं बताऊंगा कैसे क्या, आपको मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आज, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट होगा तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, बताऊंगा पूरा डिटेल्स में आपको, ठीक है। वीडियो लेंदी करके कैसा बोर हो जाता है, इसलिए बहुत लेंदी वीडियो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ जितना इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कम से कम टाइम में मैं उतना देने की कोशिश करूंगा। ओके, देखो मैंने क्या कहा कि हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, इसका बेसिक पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो FEF AS 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, मैंने क्या कहा, इंडिया में रुपीस चलता है, अगर यूएसए की बात करो डॉलर चलता है। तो अगर हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, तो उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन डिफरेंस जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, FEF
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो फॉलो करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। इसके अंदर इंपोर्टर कौन होता है, एक्सपोर्टर कौन होता है, अगर हमें प्रॉफिट होता है तो एफईएफ अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं, अगर हमें लॉस होता है तो एफईएफ को डेबिट करते हैं। फिर कुछ जर्नल एंट्रीज थे, जर्नल एंट्री पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें से एक मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर वैसे ही आपका अगर मान लो मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का तो वीडियो अलग से डाल के रखा है, तो इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं इसे फिलहाल। तो देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आपको फिलहाल यहाँ पे डिवेंचर, बॉन्ड्स एंड शेयर्स पढ़ना है, फिक्स रेट कौन सा होता है, फ्लक्चुएट ट्रेंड कौन सा होता है, वो सारी चीज आपको देखना इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें जो है आपको ये ज्यादा पूछने चांसेस है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, इनका मीनिंग क्या होता है, या फिर अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। देखो नॉमिनल वैल्यू का फॉर्मूला पूछ सकते हो लोग, या फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछने के चांसेस होते हैं, जो मैंने एग्जांपल्स बताए हुए थे, ठीक है, जो वीडियो हमने देखा था। एंड अगर मैं बायबैक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, AS 14, ये चैप्टर जो है ना SY को भी है, लेकिन SY का जो है ना वो पार्टनरशिप फॉर्म में था और आपको कंपनीज में, अदरवाइज चीजें सब लगभग सेम ही है, मीनिंग वगैरह सब कुछ सेम ही आता है। तो मैंने कहा 3 पार्ट होता है, अमालमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो ऑलरेडी मैंने सारे नोट्स बना के रखे हुए, इसको मैं सारे लाइव लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, कैसे करना है, तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर बायबैक ऑफ शेयर्स, हाँ जो मैं बता रहा था ना वर्टिकल बैलेंस शीट, एक अलग से चैप्टर ही है आपका। बायबैक और इंटर रिकंस्ट्रक्शन ये सब में छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन ये अलग से चैप्टर ही होता है आपको। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आता है, रिजर्व सरप्लस में क्या चीज़ें आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें पूछने के चांसेस हो सकते हैं आपका। ओके देन हाँ, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, मैं अगर कहूँ तो एक मिनट, मेरे पास रहेगा अलग से, यस ये देखो इसमें से पूछ सकता है गाइस, सीरियसली ये देखो इतना 25% में बोल रहा था आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट ये आपका पूछने के चांसेस हो सकते हैं। 25% किसका ध्यान रखना है आपको, टोटल पेड अप कैपिटल का। टोटल पेड अप कैपिटल का 25% ही हम लोग बायबैक कर सकते हैं। सेकेंड वन, डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें हमेशा 2:1 रखना होता है। तो ये सारी चीजें पूछने के ज्यादा चांसेस है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 2:1, 25%। और एक चीज हम लोग को जो इसमें CRR क्रिएट करना था ना, CRR वो हमेशा सिर्फ फ्री रिजर्व में से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व में से। और फ्री रिजर्व में कौन से आते हैं वो भी आपको पता होगा, जनरल रिजर्व में इसमें रहेगा शायद से, जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व, ये सारे फ्री रिजर्व है, ठीक है। अनफ्री में सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, CRR लगभग कुछ ऐसे है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना। ये थोड़ा सा चैप्टर का खाली इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि क्या चीज़ें हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब एक्चुअली बात करते हैं कि अगर हम सर पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट सोर्स आपके पास क्या है, आपका स्टडी मटेरियल, उसमें कुछ चीज़ें राइट है, कुछ चीज़ें रॉन्ग है, जो भी है, ठीक है, ठीक है। स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड वन UPS, जिसमें आपने पढ़ा रहेगा, सारे एग्जाम्स के पेपर एंड सॉल्यूशन होते हैं, वो चीज़ ले सकते हो। थर्ड वन, जितने चैप्टर आपका रेगुलर का सेम है, तो रेगुलर के टेक्स्ट बुक में से आप उनका स्टडी मटेरियल लेकर के उनके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ सकते हो। मैंने कहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होता है। अब मैं आपको बता दूं, सेमेस्टर 5 जो होता है ना रेगुलर वालों का, उनका मोस्टली सिलेबस आपको है। सेमेस्टर 6 के उनके सिर्फ 2 चैप्टर आपको है। तो सर अभी दिक्कत ये है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास ना टेक्स्ट बुक है ना कोई फ्रेंड्स है, तो हम लोग कहाँ से कलेक्ट करें। डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने कहा ना दूंगा आपको PDF सारी चीज़ें। देखो अगर मैं सेमेस्टर 6 की बात करूँ तो इसे को फाइनेंशियल अकाउंट में मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक का मैंने आपको दिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं है, और मोस्टली सब वही कर रहे हैं, मनन प्रकाशन से ही कॉपी पेस्ट करके बना के PDF दे रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अगर इतना भी कर रहे हो तो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप वेट कर रहे हो कि मुंबई यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराएगा एंड आप करोगे, ठीक है, करवा भी सकता है, वो प्रोवाइड कराएगा सैंपल पेपर्स, बट टिल दैट तब तक आप क्या करो, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ते जाओ। और लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, इन चीजों को पढ़ने से पहले इसके बेसिक्स को कवर करो। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ा है, अगर वापस से एक बार और पढ़ लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव अटेंड करने के लिए आपको बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर बेसिक पहले भी नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ना चाहते हो अभी, तो मैं लेक्चर लेने वाला लाइव लेक्चर, तो उसमें कैसे क्या रहेगा मुझसे कांटेक्ट करो, बताऊंगा। और खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप ये पढ़ो सफिशिएंट रहेगा। इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसमें देखो अमालमेशन में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनीज में कंबाइन इन द फॉलोइंग वे, पूछ रहा है सिंपल सा, कंपनी कंबाइन कौन से तरीकों से हो सकता है।
पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा अमालमेशन, तीसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, चौथा इंटर रिकंस्ट्रक्शन, फिफ्थ वन मर्जर। बराबर। जरा ये अमालमेशन है ना, ये देखो ये था ना आपके पास जो हमने, ये देखो ये वाला अमालमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन सभी वे से हो सकता है। एब्जॉर्प्शन, अमालमेशन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कंपनी मर्ज नहीं हो सकता। तो इसको छोड़ करके 1, 2, तीनों ऑप्शन राइट है। तो देखो जरा ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। पहला बोला एनी ऑफ अबव, एनी ऑफ अबव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंटरनल तो है ही नहीं। नॉन ऑफ अबव, अरे बाबा ऐसा नहीं है, अब अब्जॉर्प्शन से भी होता है, अमालमेशन से भी होता है, तो ये भी गया। तो बच्चा क्या, एनी एक्सेप्ट 4। इसको छोड़ करके आपका अमालमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल और मर्जर के थ्रू पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अमालमेट कर सकते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या बोला मैंने, सी। जस्ट चेक, आपको मैंने इसमें आंसर भी दिए हुए हैं। फर्स्ट का सी, वेरी इट, ये देखो फर्स्ट का सी। सर इतने सारे ऑब्जेक्टिव, मोस्टली ना बच्चों सच कहता हूँ सिमिलर है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ना आपको सिमिलर मिलेंगे। तो जब पढ़ना चालू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, इससे पहले बेसिक कंप्लीट करो। जो थ्योरी होता है, ठीक है, थ्योरी अगर कवर कर लिया आपने तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए इजी लग जाएगा। जैसे जब मैंने पीडीएफ दिखाया था वो पीडीएफ पढ़ लिया हमने, तो कैसा ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली उसमें ही मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ और एक ऑब्जेक्टिव इसके अंदर, चलो 14 देखते हैं। देखो मैंने कहा था ना 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करता है, एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करता है, अगर कोई अमालगमेशन कोई परचेस कर रहा है कौन सा अकाउंटिंग फॉलो करता है। याद करो मैंने क्या कहा था, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था अमालगमेशन के लिए, यस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 था। तो देखो इसका आंसर सी एंड सी, 14 से लेके 17 तक सी है, चेक करो। 14 से लेके 17 तक सी है। मैंने कहा ना मोस्टली आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस में मिलेंगे, आपको इतने सारे खाली क्वांटिटी में दिख रहा है, समझ रहे हो, इसलिए आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, और टॉपिक्स में अगर देखो एफईएफ भी आपको था ना, ये चीज अगर देखोगे ना तो ये रेगुलर वालों का टेक्स्ट बुक है, लेकिन आपको भी है ये, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेगुलर का स्टडी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चलो एफईएफ भी आपको है, तो एफईएफ का भी अगर मैं कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन देखे, देखो कहा ना कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स से पता करना। आप हमें पता है कि AS 11 है, तो आप ये पढ़ के निकाल सकते हो। अच्छा, और क्या, क्लोजिंग रेट क्या होता है मुझे बताओ। आप लोग जो फाइनल अकाउंट बनाते हो सबसे क्लोजिंग चीज क्या होता है आपका, उसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है ना आपका, तो क्लोजिंग रेट भी क्या रहेगा, बैलेंस शीट रेट रहेगा। तो ढूंढो इसमें कहां पे, ये देखो दिया ना, इज द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट। जो बैलेंस शीट डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट रहेगा उसी को हम बोलेंगे क्लोजिंग रेट। चेक कर, थर्ड का फर्स्ट है क्या आंसर हमारा, थर्ड का फर्स्ट ए। तो आप लोग क्या करेगा, डायरेक्टली आंसर हमेशा देखने का नहीं, पहले ना पेंसिल से टिक करते जाने का अपना आंसर। ठीक है, 10, 15 जो भी कर रहे हो आप, फिर मान लो 15 क्वेश्चन टारगेट लिया है, 15 क्वेश्चन तो आपने टिक किया, देन फिर आंसर वेरीफाई करो। तो जो रॉन्ग रहेगा करेक्शन कर सकते हो। एक क्वेश्चन देखिए फिर आंसर देख रहे हो, वैसा मत करो। ओके चलो, एंड अगर फोर्थ वन की बात करो, व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज रेट, क्या होता है, ये सारी चीजें हम थ्योरी में कवर करने वाले, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, एक्सचेंज रेट इज द रेट एक्सचेंज जो बैलेंस शीट में वो तो देख लिया, क्लोजिंग रेट होता है बाबा। तो ये क्या, इज द मीन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फोर्स ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, ये क्या बोल रहा है, जब हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं उस वक्त जो रेट होता है क्या उसको हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते। तो नहीं, ये तो नहीं है। अब देखो आगे देखते क्या बोला, हाँ ये देखो C1 इज द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ टू करेंसीज। जब दो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो उसके बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे कि डॉलर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ₹767 और 70, तो ये क्या है, एक्सचेंज रेट है। $1 इज इक्वल टू समथिंग रुपीज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट। तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ का सी आएगा। लेट्स चेक क्या राइट है क्या, फोर्थ का सी, ये देखो फोर्थ का सी राइट है अपना आंसर। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अच्छा ये तो सर आपने सिर्फ 2 चैप्टर का बताया, और चैप्टर सर लिक्विडेशन आपको नहीं है बच्चे लोग। ठीक है, अगर आइडल सेक्शन से आप लोग कर रहे हो तो लिक्विडेशन नहीं है, हाँ रेगुलर को है। ठीक है, तो ये चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे ही फिर अंडर राइटिंग है तो वो करने की जरूरत नहीं है। देखो टोटल आपके पास लगभग कुछ 2 चैप्टर इसके अंदर मिल गए। कौन से बात कर रहा हूं मैं, TY Sem 6 की अंदर 2 टॉपिक आपको मिल गए। ये 2 टॉपिक पहले कवर कर लो। ये PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके चलो सर, बाकी चैप्टर का क्या करें हम लोग। देखो मैं भी दे रहा हूँ बाकी चैप्टर्स भी, थोड़ा सा क्वालिटी में हो सकता है क्योंकि स्कैन वगैरह कॉपी है,
बट ट्राई करो, आपके पढ़ने के लिए सफिशिएंट ही है। और भी कुछ मिलेंगे मुझे अगर नोट्स वगैरह तो आपको जरूर फॉरवर्ड करता रहूँगा मैं, ठीक है। चलो, जैसे कि आपको टॉपिक था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसका मैं थ्योरी भी आपको यहाँ दिया हुआ है, आप चाहो थ्योरी भी पढ़ सकते हो इसमें से, ठीक है। लेकिन थ्योरी पढ़ने बोर होता है, इसलिए मैंने सबका शॉर्ट नोट्स बना के रखा है जो मैं आपको लाइव लेक्चर बताने वाला हूँ, ठीक है। जो लोग लाइव लेक्चर ज्वाइन करने वाले उनको सारे नोट्स मिल जाएंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए। ओके, देखो ऑब्जेक्टिव्स आपको यहाँ दिए हुए, ये ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो बायबैक ऑफ शेयर्स के भी यहाँ पे आपको थ्योरी दिए हुए हैं एंड इसके ऑब्जेक्टिव भी मिल जाने हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें से कोई एक दो ऑब्जेक्टिव बारे बात करूँ तो ये देखो 24th अगर देखता हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फ्री रिजर्व, उन्होंने बोला कि बताओ इसमें से कौन सा फ्री रिजर्व नहीं है, जरा मुझे बताना। मैंने अभी आपको बताया ना फ्री रिजर्व की लिस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस था फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व भी था और डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व भी था, तो बचा क्या? ये तो ये नहीं है सर। इसका मतलब तो पूरा यही निकल रहा है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे नोट्स पढ़ लिए, तो ऑब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिकली हो जाना है। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जितना करो उतना अच्छे से करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, थोड़ा सा और देखते हैं क्या, नहीं और कंप्लीट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इसमें आपके काफी सारे टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, लगभग इसमें 4 टॉपिक, उसमें 2 टॉपिक, 6 चैप्टर लगभग कवर है। तो इतना तो कर लो कम से कम आप लोग, तो काफी सारी चीजें हो जाना है। और एक चीज और समझ लो, गवर्नमेंट आपका पेपर जरूर ले रहा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो लोग आपको इतना हार्ड बना के नहीं देंगे। लेकिन हाँ, अगर अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए, जितना मैं बता रहा हूँ या जितना मैं बताने वाला लाइव लेक्चर में, अगर आपने उतना भी कर लिया तो आई एम श्योर दैट कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो आपको तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट में नीचे दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिंक भी अवेलेबल है, लाइव लेक्चर अटेंड करना है तो उसके भी आपको लेक्चर्स में लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।